क्योंकि हमारी वजह से आप जुड़े हुए हैं, और अगर हम हटते हैं तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। ये दानिश अली के साथ जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला, ये पार्लियामेंट के स्पीकर को शर्मनाक हरकत है या नहीं है? आप समझते हैं कि इससे कोई दानिश अली की बेइज्जती हो गई? तुमने अपने पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया, उसको एक मसखरा हाल बना दिया, तो तुम रोज़ तोड़ते रहो उसको। और बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी, 75 साल चल गया, और जिस गुंडागर्दी के बाद 75 साल नहीं, 7.5 साल नहीं चलेगा। ये करने दीजिए इनको, ये जो खोद रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस और मायावती और सारे बात बैठ के अभी भी अगर सीरियस नहीं है कि इस मुल्क को बचाना है, तो फिर हम क्यों हिस्सेदार बने? नहीं तो यही तो लोग कह रहे हैं अदीप भाई कि आरएसएस जो चाहती है कि मुसलमान वोट न दे, तो वही अगर हम कर देंगे तो खुश हो जाएंगे। उनके सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो तो ये चाहते हैं। जी, उस वक्त सवाल उठेगा कि तुमने किया क्या है? इन 12 साल में रोज़गार दिया है, इन 12 साल में किसानों को खुशहाल किया है, इन 12 साल में कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ सेंटर्स बनाए हैं रिसर्च के, इन 12 साल में तुमने हिंदू दुनिया में अपना मकाम बढ़ाया है या घटाया है? आज उनके यानी सारे मुत्तहिद हो जाते हैं कि मियाँ को सबक सिखाना है, रोज़ मंदिरों को, मस्जिदों को, खानकाहों को तोड़ना है। आपने देखा मलिहाबाद में क्या किया परसों? फरीदाबाद के पूरी मस्जिद 40 साल पुरानी जामा मस्जिद तोड़ दी। कोई बोल रहा है? इसलिए कि हिंदू मुसलमान करने के लिए हम इस मुल्क में नहीं रह रहे हैं। हम इस मुल्क में इसलिए रह रहे थे, हमने पहले ही दिन फैसला कर लिया था, सन 47 को फैसला कर लिया था कि इस मुल्क के हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कायद नहीं बनेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमको ग़ुलाम से ज़्यादा बदतर समझोगे। हम तो आसाम में ये तय हुआ कि आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप बंदिश नहीं लगा सकते, लेकिन आर्डर पास हो गया, जुलाई से शुरू हो जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने, मुलायम सिंह की या अखिलेश की पार्टी ने, किसी पार्टी ने आपके लिए आवाज़ उठाई कि ये नाजायज़ काम है, आप मुसलमानों से उससे दूसरी पूजा कराना चाहते हैं? फिर क्यों तो दिलचस्पी है भाई? तुम्हारे लिए बोलते नहीं हैं वो, और ये लोग मिल के नहीं लड़ते, क्योंकि मायावती अलग लड़ेंगी, चंद्रशेखर अलग लड़ेंगे, और छोटे छोटे दल हैं वो अलग लड़ेंगे। और अभी तो देखिए बात हो रही कि कांग्रेस और अखिलेश के बीच में समझौता होगा। अभी जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उस सीट पे झगड़ा होगा। बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की तैयारी है, और इसी को लेकर के हलचल भी तेज हो गई है। जो लोग बंगाल की राजनीति को देख चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ हो रहा है उसको समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। नाजरीन, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी, और मैं इसी मसले पर बात करूंगा IMCR के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद अदीब साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अदीब साहब, अब यूपी की बारी है, बंगाल तो निमट गया, कैसे देख रहे हैं? हलचल तो तेज हो गई। देखिए, ममता बनर्जी को बड़ा कॉन्फिडेंस था, दुनिया जान रही थी कि बेईमानी हो रही है। सबको मालूम है कि अब इलेक्शन किसी पार्टी के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ है। इलेक्शन कमीशन जो नॉमिनेटेड बॉडी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर तय करेगा, वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये बात साबित हो गई, और अखिलेश साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अब की हम जीत रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर उन्होंने वही काम किया जो ममता बनर्जी ने किया, कि हम जीत रहे हैं, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, ममता बनर्जी के पास
296-94 असेंबली सीट थी, तकरीबन 300। अगर वो 25 से 30 सीटें लेफ्ट को और कांग्रेस को छोड़ देती और मिल के लड़ती तो इस बेईमानी के बावजूद भी ये हशर नहीं होता कि आज उनकी पार्टी 1 महीना नहीं हुआ और बिखर गई बिल्कुल शीशे की तरह। और उनके ऊपर तो कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं हैं, ये भी नहीं है, लेकिन आज उनके एमपीज़ को और उनके लीडरों को पिटाई भी की जा रही है, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। यूपी वो किसी कीमत पर भी, यूपी बीजेपी किसी कीमत पर भी नहीं हारना चाहती और वो यूपी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। SIR के ज़रिए जितना हो सकता है वो किया जाएगा, पुलिस के ज़रिए वोट रोके जाएंगे। आपको याद है कि रामपुर में आज़म खां टेलीविज़न पे दिखा रहे थे कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था, पुलिस खड़ी थी कि बाहर आप अंदर जाइए, वोट न डालने आइए, किसी का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो जब वन फॉर ऑल हो गया है कि अब जो जैसे भी जीतना है जीतेंगे, अखिलेश यादव को ये शायद उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आप जीत जब पाएंगे जब आप 25, 20 और 15 का फ़र्क हो। जहाँ भी 20 और 15, 18 और 17 का फ़र्क है वहाँ आप नहीं जीत रहे हैं। और ऐसा है नहीं कि यूपी में बीजेपी बहुत कमज़ोर है, पंचायत से लेकर और हर ज़िले तक उनकी पकड़ पहुँच हो गई। पूरे हिंदुस्तान की दौलत बीजेपी के पास है। जुडिशरी उनके साथ है, क्योंकि जुडिशरी ने ये बात साबित कर दी ये कह के कि एक ऐसा कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, जिसके ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पर टैग लगा हुआ है कि वो काम बीजेपी के लिए काम करता है, उसको पूरा अख्तियार दे दिया। जिसको चाहिए वोटर बनाइए और जिसको चाहिए निकाल दीजिए। ऐसी शक्ल में यूपी के हालात में अगर ये लोग मिल के नहीं लड़ते, क्योंकि मायावती अलग लड़ेंगी, चंद्रशेखर अलग लड़ेंगे और छोटे छोटे दल हैं वो अलग लड़ेंगे। और अभी तो देखिए बात हो रही कि कांग्रेस और अखिलेश के बीच में समझौता होगा। अभी जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उस सीट पे झगड़ा होगा कि ये सीट हमें दे दो, क्योंकि मुसलमान ही वोट देता है इनको और तो कोई देता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मुसलमानों से कि तुम्हारी वजह से ये वोट मुत्तहिद हो रहा है कि वो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, घुसपैठिए लाए जा रहे हैं, और आज भी यही हो रहा है कि साहब घुसपैठिए लाए जा रहे हैं। मैं बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि तुम ये फैसला कर लो, बिल्कुल तय कर लो कि अगर ये पार्टियां मुल्क के लिए लड़ेंगी यानी मिल के लड़ेंगी तो तुम उनके साथ रहो, लेकिन अगर ये अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं तो तुम हट जाओ। इसलिए कि बंगाल में क्या हुआ आपने देखा, सरकार बदली, गर्दन किसकी कट रही है, मुसलमानों की झोपड़ियाँ मकान गिराए जा रहे हैं और उनको खाने और पीने। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि आप जो है मछली खा रहे हैं, दिखाया गया था कि हम मछली खा रहे हैं, मिनिस्टर और सारे उनके लीडर। अब गोश्त की दुकानों पे पाबंदी लगा दी है। इससे बुरा हश्र यूपी में होगा। अगर मुसलमान इस बात में समझने को कासिर है कि तुम एक कैटलिस्ट हो, तुम्हारी वजह से ये मुत्तहिद हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलर अपने को कहती हैं, क्या वो आपके लिए कभी बोली हैं? आसाम में ये तय हुआ कि आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप बंदिश नहीं लगा सकते, लेकिन आर्डर पास हो गया, जुलाई से शुरू हो जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने, मुलायम सिंह की या अखिलेश की पार्टी ने, किसी पार्टी ने आपके लिए आवाज़ उठाई कि ये नाजायज़ काम है, आप मुसलमानों से उससे दूसरी पूजा कराना चाहते हैं? फिर क्यों तो दिलचस्पी है भाई? तुम्हारे लिए बोलते नहीं हैं वो।
और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है किसी पार्टी में। तो अदीप भाई फिर मुसलमान करे क्या? क्या ओवैसी के साथ चला जाए, किसके साथ जाए, क्या करे वो? क्योंकि मार भी रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से इनकाउंटर के नाम पे और सब जिस तरह जो कुछ हो रहा है आप सब देख रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए ओवैसी वाला मामला तो हम बिल्कुल उसके साथ है ही नहीं, इसलिए कि हिंदू मुसलमान करने के लिए हम इस मुल्क में नहीं रह रहे। हम इस मुल्क में इसलिए रह रहे थे, हमने पहले ही दिन फैसला कर लिया था, सन 47 को फैसला कर लिया था कि इस मुल्क के हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कायद नहीं बनेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमको ग़ुलाम से ज़्यादा बदतर समझोगे। हम तो ये समझे थे कि हम तुम्हारे छोटे भाई की हैसियत से रहेंगे, लेकिन आज तो हम दुश्मन और विलन की हैसियत रखते हैं इस मुल्क में। हमको देख कर ही उनके यानी सारे मुत्तहिद हो जाते हैं कि मियाँ को सबक सिखाना है, रोज़ मंदिरों को, मस्जिदों को, खानकाहों को तोड़ना है। आपने देखा मलिहाबाद में क्या किया, परसों फरीदाबाद के पूरी मस्जिद 40 साल पुरानी जामा मस्जिद तोड़ दी। कोई बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अरे जब तुमको दिखाकर ये वो इलेक्शन जीत रहे हैं तो हट जाओ मेरे अजीज़ों, सोचो इस बात को। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब इस पे अमल नहीं होगा, आज ही मुझसे कहा फ़ोन पे। मैंने कहा फिर आप अपना अमल बता दीजिए, आप बताइए कि कोई फार्मूला आपके पास है। हर पार्टी की जूती आप उठा चुके। एक वक्त ये था कि हर पार्टी में आपकी कोई हैसियत थी, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आप थे। आज किसी पार्टी में किसी नंबर पर आप हैं, आप किसी को एक अपना टिकट दिला सकते हैं, जो ये फैसले करते हैं उसके ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। तो ये किस किस्म का मजाक है भाई? ये कौन सा सियासी शक्ल पैदा कर रहे हैं आप? अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई दूसरा फार्मूला है, उस पर अमल करके देख लीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है, और ये मैं कई सालों से कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ मुमताज़ साहब, मैंने कई साल पहले ये कहा था कि हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी में न देखूँ, लेकिन ये मुसलमान को करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा तो वो करवाएंगे आपसे। आपके वोट काटेंगे वो। आपके वोटों को उन्होंने जिस तरह से काटा है SIR में, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं, फिर क्या शौक़ है तुम्हें भाई? नहीं तो यही तो लोग कह रहे हैं अदीप भाई कि RSS जो चाहती है कि मुसलमान वोट न दे, तो वही अगर हम कर देंगे तो खुश हो जाएंगे। उनके सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो तो ये चाहते हैं। जी, उस वक्त सवाल उठेगा कि तुमने किया क्या है? इन 12 साल में रोज़गार दिया है, इन 12 साल में किसानों को खुशहाल किया है, इन 12 साल में कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ सेंटर्स बनाए हैं रिसर्च के। इन 12 साल में तुमने दुनिया में अपना मकाम बढ़ाया है या घटाया है? आज दुनिया तुम्हें के ऊपर थूक रही है, तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है। नहीं वो तो कह रहे हैं कि तो वोट तो इसी पे आएगा ना। नहीं वो तो कह रहे हैं 370 हमने ख़त्म कर दिया, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया। आप कह रहे हैं कुछ बनाए, वहाँ काशी कॉरिडोर बनवा दिया, सब तो बनवा दिया। वो कह रहे हैं वादा पूरा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये जो उन्होंने काम किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ़ दें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, और जो हिस्सा पार्टीशन के एतबार से था कि जिसकी आबादी वो हिस्सा उस मुल्क में जाएगा, और राजा करण सिंह ने अपने को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने और शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान से इल्हाक किया था। आज उसी 370 को शेख अब्दुल्ला ने या मुसलमानों ने नहीं बनाया था, वो राजा हरी सिंह ने बनाया था, और वो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपने को अलग किया था और इन शराइत के साथ हिंदुस्तान के जुड़े थे। तो तुमने अपनी वादा खिलाफ़ी कर ली तो कर लो, हमसे क्या लेना देना है। अब रहा यह कि मंदिर का सवाल, तो मंदिर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो हिंदुस्तान की तारीख़ का बदतरीन फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने हक़ाइक़ के बजाय एक सरकार की दबाव में जो भी फ़ैसले किए हैं, तो जुडिशरी को आपने ख़त्म किया है।
आपने हमको सज़ा देने या हमको बुरा भला कहने या हम पे सितम ढाने के जवाब में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ थी उनको ख़त्म किया है। तो आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं हमें नहीं मालूम। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो एक न्यूट्रल बॉडी होती थी उसको प्राइम मिनिस्टर और उसका होम मिनिस्टर तय करेगा, और अगर आप ये समझते हैं कि इससे कामयाबी हो रही है तो ये मुल्क में कामयाबी नहीं होगी। और जिस तरह से आपने ये जो गुंडा एलिमेंट तैयार किया है जो आज हमारे मस्जिदों पर, हमारी खानकाहों पर और हमारी दरगाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा कर रहा है, इसको जो लाठी डंडे दिए हैं, जब रोटी इनके हाथ से निकल जाएगी, नौकरी इनके हाथ में नहीं रहेगी, तो ये डंडे हमारे ऊपर नहीं चलेंगे, उन पे चलेंगे जिन्होंने इनको पाला है। हिंदुस्तान एक बड़े ख़तरनाक दहाने पे खड़ा है और मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन मुसलमान हिंदू के नाम पे नहीं होना चाहिए, इलेक्शन रोज़ी रोटी पे होना चाहिए। जब हम हट जाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम माफिया पूरे यूपी से चले गए, गुंडा राज चला गया, बहुत अमन है, पीस है, सबको हमने सब ठीक कर दिया। यूपी में जिस तरह से वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह से तोड़ा गया है, आज नहीं अगली नस्लें इसको बताएंगी ये मुल्क कैसे जुड़ा हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को आपने ख़त्म कर दिया, कितने दिन चलाएंगे आप? इस मुल्क में दो हिंदुस्तान रहते हैं, एक वो जो साउथ में है और वो हिंदुस्तान है जहाँ सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। जो आइडिया ऑफ इंडिया का तस्वुर गांधी लाए थे वो आज भी साउथ इंडिया में है, लेकिन जहाँ हिंदी स्पीकिंग है ये हिंदुस्तान के पड़ाखे उड़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान को आपस में लड़ा के बर्बाद करने वाले हैं। हम इस लड़ाई में क्यों इनके साथ रहें? हम तो इस अपने अजीज़ मुल्क से मोहब्बत करते हैं और बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो फ़िक्रमंद है। उसको बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमको मैदान से हट जाना चाहिए। नहीं अदीब भाई, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम तो देशभक्त हैं, भारतीय हैं, ये वो तो पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं कि आप तो देशद्रोही हो। कुंवर दानिश अली याद होंगे आपको, हर जगह वो कह देते हैं कि यहीं खाते हो, यहीं खिलाफ तुम काम करते हो। ये वक्त भी आएगा जिस दिन हम हट जाएंगे, ताश के पत्तों की तरह ये बिखर जाएंगे, क्योंकि हमारी वजह से आप जुड़े हुए हैं और अगर हम हटते हैं तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। ये दानिश अली के साथ जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला, ये पार्लियामेंट के स्पीकर को शर्मनाक हरकत है या नहीं है? आप समझते हैं कि इससे कोई दानिश अली की बेइज्जती हो गई? तुमने अपने पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया, उसको एक मसखरा हाल बना दिया, तो तुम रोज़ तोड़ते रहो उसको। और बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी, 75 साल चल गया और जिस गुंडागर्दी के बाद 75 साल नहीं, 7.5 साल नहीं चलेगा। ये करने दीजिए इनको, ये जो खोद रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस और मायावती और सारे बात बैठ के अभी भी अगर सीरियस नहीं है कि इस मुल्क को बचाना है, तो फिर हम क्यों हिस्सेदार बने? अगर तुम सब लोग मिल के लड़ने को तैयार हो, भाई सबको मालूम है। तो इनसे बात कौन करेगा दीप भाई? यहाँ तो मिल्लत भी तो एक नहीं है, वो भी तो अलग अलग बटी हुई है। जब मिल्लत बटी हुई है तो वो भी बटे हुए हैं, मिल्लत को कहाँ फिक्र है? मिल्लत भी तो अलग अलग प्लेटफॉर्म लिए बैठी है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जब ये 22 पार्टियों का अलायंस बना, ममता बनर्जी को गलत फहमी थी कि हम तो जीत ही रहे हैं और उन्होंने साथ नहीं दिया। आज सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी कह रही अलायंस करो। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, अगर उनमें जिन लोगों में अभी भी बर्दाश्त की इतनी हिम्मत है तो वो अपना राग रफाएं। मुझ में नहीं है हिम्मत, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमको इलेक्शन से हटना चाहिए और जिन लोगों को
समझते हैं कि इस मुल्क में अगर मुल्क को बचाना है, अपने को बचाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, तो कंपेल करें, मजबूर करें अपोजिशन के लीडरों को कि वो मिल के लड़ें, और नहीं तो उनका वो अंजाम होगा जिसको सोचा भी नहीं होगा किसी ने। और ये मुल्क 100 साल पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अदीप भाई, एक बड़ा मसला, उसको हालांकि लोग आज पहला चला रहे हैं, लेकिन मैं बाद में, अभी सूर्या का गाज़ियाबाद में कत्ल हुआ और फिर असद को और लोगों को अरेस्ट किया गया। असद का 24 घंटे में इनकाउंटर कर दिया गया है। यहाँ पे अब लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो ठीक हुआ, असद का इनकाउंटर, बदला ले लिया, इंसाफ हो गया, लेकिन यहाँ पे जहांगीरपुरी में उसी तारीख को अरबाज नाम के लड़के को भी उसी तरह से मारा, लेकिन वहाँ कोई कुछ चला ही नहीं रहा है। ये मुमताज़ साहब रोज़ का खेल है, और ये नफ़रतें इतनी दूर तक फैला दी हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो भूत है, ये उससे बोतल से निकल गया है। और क्योंकि जिस मुल्क की पुलिस बेईमान होने के साथ साथ कम्युनल हो जाए, वो समाज टूट जाता है। और जिस मुल्क की अदलिया सुनना और देखना बंद कर दे, वहाँ जो शक्ल पैदा होती है वो हम रोज़ हिंदुस्तान में देख रहे हैं। सिर्फ हम पे सितम ढाके, 20 करोड़ लोगों पे सितम ढाके तुम एक मुल्क कैसे चलाओगे? वो खाना जंगी, वो मंज़र आँखों के सामने घूमता है। खुदा न करे कि वो वक्त आ जाए कि उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी समझने को तैयार न हो जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टी अभी भी सोचने को तैयार नहीं है, तो वो मंजरनामा जो दूसरे मुल्कों में हुआ है वो हमारे यहाँ होगा। और आप देखिएगा, यहाँ का नौजवान जिसके कैरियर को तबाह किया गया, एजुकेशन पूरी ज़िंदगियाँ लगवा दी उन्होंने, आज वो घूम रहे हैं। वो चिंगारी उठेगी, बारूद फैल चुका है, अब सिर्फ माचिस कौन दिखाएगा, इसका इंतज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया अदीप भाई। Yeah. तो अदीप साहब का कहना है साफ साफ कि अगर बीजेपी जीत रही है तो उसके लिए अपोजिशन पार्टी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपनी फ़िक्र कर रही, मुल्क की फ़िक्र नहीं कर रही। वो अपनी फ़िक्र कर रही हैं लेकिन सूबे की फ़िक्र नहीं कर रही। उन्हें अपनी फ़िक्र है लेकिन जो आवाम है उनकी फ़िक्र नहीं है। अगर वो आवाम की फ़िक्र करें और मुत्तहिद होकर के चुनावी मैदान में आएँ तो शायद कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने ख़ास तौर से मिल्लत इस्लामिया से कहा कि या तो प्रेशर बनाओ कि ये मुत्तहिद हों, या तो फिर इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लें, लड़ने दें उनको। बहरहाल, आपको मोहम्मद अदीब साहब की ये बात कैसी लगी? क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं? पार्टियों को क्या मुत्तहिद होना चाहिए? क्या अगर वो मुत्तहिद नहीं होती तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि वो इलेक्शन से विड्रॉल कर जाएं, वोट न करें? आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।